क्या भैरव सिंह जी को डर लगता है? देखिए, अगर भैरव सिंह को डर लगता, सरकार ही मदद कर रही है उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर के नॉर्मल आधार कार्ड बनवाने तक, आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? शिवानी मरांडी उनसे संपर्क करती है। कौन? शिवानी मरांडी। और बाद में और आकर के बताती है कि मुझे धोखे से, मुझे बिना बताए और मुझे धोखे से एक व्यक्ति से विवाह करा दिया गया। बाद मुझे पता चला कि वह बांग्लादेशी है। शिवानी मरांडी का नाम बदल करके शबनम प्रवीण कर दिया जाता। क्या भैरव सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं? 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे जी। 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो अगला बार वोट मांगने नहीं आएंगे जी। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पुनः उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के साथ पुनः अत्याचार करने लगेंगे और बंद कर देंगे सम्मान योजना देना और बोलेंगे केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। आरटीआई मार करके देख लीजिए, झारखंड में रजिस्टर्ड बलात्कार हर 2.5 घंटे के अंदर एक बलात्कार होता है। बिल्कुल सहमत। हर 2.5 घंटे के अंदर एक बलात्कार होता है। हर 3 घंटे के अंदर एक हत्या होती है। हर 3 घंटे के एक हत्या होती है। हर 3.5 घंटे के अंदर जो है डकैती होती है। और आधे घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी होती है झारखंड में। सत्ता पक्ष और विरोधी विचारधारा के लोग आप पर हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि केवल आप एक ही गुट को, एक ही समाज का समर्थन करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। वो एक कहावत कहा गया है, कुछ लोग पहचान के मोहताज नहीं होते। अगर आप उनका पहचान करवाइएगा तो हमको लगता है उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। लेकिन चलिए, फॉर्मेलिटी के लिए हम करते हैं। आज हमारे साथ बड़े सौभाग्य से उपस्थित हैं भैरव सिंह जी। जय सिया राम, जय झारखंड। सबसे पहले भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना बहुमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला। समाज के लिए समय देना ही हमारा मूल कर्तव्य और दायित्व है। ये चुनावी सरगर्मी में जो आपने समय निकाला, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तीखा सवाल से शुरू करेंगे। क्या भैरव सिंह जी को डर लगता है? देखिए, अगर भैरव सिंह को डर लगता तो आज की जो वर्तमान स्थिति है, झारखंड में गली गली कोने कोने में जय श्री राम से गुंजायमान हो रहा है, वह स्थिति शायद ना होती। आज मैं 2 बार जेल यात्रा करके आया हूं। मेरे साथ दर्जनों लोग जो जेल यात्रा करके आए हैं, वह अब भी मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते। डर दुश्मनों से नहीं लगता। हाँ, डर कभी कभी अपनों से जरूर लगता है कि जब अपनों का साथ ना मिल पाए तब थोड़ी समस्या जरूर होती है। और जब दुश्मन को, मुझे पता है कि दुश्मन वार करने के लिए तैयार है, तो मैं भी प्रोटेक्शन के साथ खड़ा रहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा आपसे निजी सवाल है जो मैं बहुत समय से जानना चाह रहा था लोगों से, लेकिन आज तक मुझे उसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया। अभी जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है झारखंड में, अभी मेरा एक मित्र रहता है सिमडेगा में। सिमडेगा में मैंने बात किया तो सिमडेगा का हाल 20-25 साल पहले कुछ और था। तमाम चर्चेस बनते जा रहे हैं। वहां के जो लोकल मूल निवासी आदिवासी हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं चंद रुपयों के चलते। और मैं ये नहीं मानता कि उनकी गलती है, उन्हें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। सेम अभी देख लीजिए आप, संथाल परगना में रोहिंग्या मुसलमान का आवागमन बढ़ गया है। अगर वो लोग आ रहे हैं तो 2 तरीके से आते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि वहां की आदिवासी बहन बेटियों से शादी कर लेते हैं, उनका जमीन पे जो हक होता है उस पर फिर खेलना शुरू करते हैं, अपनी अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वाते हैं और राज करते हैं। और दूसरा, सरकार ही मदद कर रही है उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर के नॉर्मल आधार कार्ड बनवाने तक। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, आपका पहला प्रश्न था कि चंद रुपयों के कारण वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं जी, या फिर उन्हें बहला फुसला कर, यानी कि आपके हिसाब में लव जिहाद में फंसा करके, जो कि पूरी तरह सत्य, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। बिल्कुल। और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मूल समझिए, जो पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो पूरी की पूरी गलती सरकार की है। जो सरकार आपको बोलती है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे 1 साल में, और वो सरकार के क्षेत्र में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है पूरे सरकार के कार्यकाल में। और उस क्षेत्र के लोग मजबूरन या फिर डरा धमका करके या फिर लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के लिए केवल आर्थिक दृष्टिकोण के कारण मजबूर हो रहे हैं, तो यह सरासर सरकार की गलती है। और पूर्ण रूपेण आपने जो बात कहा 100% सत्य है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है
इस पे झारखंड सरकार डीपली एनालाइज करके रिपोर्ट मुझे सौंपे। सरकार क्या रिपोर्ट सौंपती है कि नहीं, ऐसा मिथ्या बातें हैं, कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान दूसरे देश से हमारे देश में नहीं आ रहे हैं। एक तरफ इनका यह कहना है जी। दूसरी तरफ जब ये हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर देते हैं, एफिडेविट दे देते हैं, तो मंच में आकर के क्या कहते हैं कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो यह केंद्र सरकार की गलती है कि सीमा सुरक्षा जो है उसके अंडर आता है, तो उसको देखना चाहिए जी। तो ये तो हिपोक्रेटिक मानसिकता वाली बात हो गई जी, दोगली मानसिकता वाली, दोहरा चरित्र वाली बात हो गई कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है और दूसरे तरफ आप समाज के सामने कह रहे हैं कि अगर घुसपैठिए घुसे हैं तो केंद्र सरकार की गलती है। अरे घुसपैठिए तो आसाम में भी घुसे, लेकिन आसाम में जब घुसे और केंद्र सरकार जो है वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां सरकार क्या कर रही है कि उनका पूरा जो है डीपली उनके बारे में पता कर रही है, उनकी सूची बना रही है, लिस्ट बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है खांचा, और पूरी तरह राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिल करके जो प्रवासी हैं, प्रवासी नहीं, मैं साफ साफ बोलूंगा आतंकवादी विचारधारा वाले, और भारत का जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में जो विषय चला था कि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट लेकर के वो झारखंड में घुसे हैं और इसे लव जिहाद के मानसिकता से और लैंड जिहाद के मानसिकता से और जो है यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने का काम कर रहे हैं। एक दो नहीं, भारी संख्या में कर रहे हैं, चाहे वो गढ़वा हो, चाहे वो पाकिड़ हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे जमताड़ा हो, लोहरदग्गा हो। हाँ, लोहरदग्गा का भी क्षेत्र है, सही बात है इसमें। और इसमें मैं आपको एक प्रबल उदाहरण देता हूं। निशिकांत दुबे जी हमारे माननीय सांसद है, गोड्डा सांसद है, बहुत ही प्रभावशाली नेता है। उन्होंने कहा कि शिवानी मरांडी उनसे संपर्क करती है, कौन? शिवानी मरांडी, और बाद में और आकर के बताती है कि मुझे धोखे से, मुझे बिना बताए और मुझे धोखे से एक व्यक्ति से विवाह करा दिया गया। बाद मुझे पता चला कि वह बांग्लादेशी है और मुसलमान है। बाद में मेरे बच्चों का भी नाम परिवर्तन कर दिया गया। अंततः गत्वा उसने मेरी सारी जमीन हड़प ली, मेरे सारे जमीन को पेपरों को मुझे साइन करवा करके अपने नाम से जो स्थानांतरित करा दिया गया, और उस शिवानी मरांडी का नाम बदल करके शबनम प्रवीण कर दिया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक प्रभावशाली और समाज के यूथ लीडर एक हमारे नेता बोल रहे हैं जी, और यहां पर नहीं, संसद भवन में बोल रहे हैं। दूसरा ऐसा लाखों उदाहरण है। एक आप जाकर के देखेंगे तो वहीं पर एक मोहल्ला है, उसका नाम है जमाई टोला, मोहल्ला का नाम ही है जमाई टोला। अच्छा। क्यों? क्योंकि वहां के जितने लोग हैं सब मूलवासी आदिवासी लोग हैं, और उन्होंने ज्यादातर जो लड़कियां से विवाह करने वाले लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं। बिल्कुल सहमत हूं। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से। मैं ये बताना चाहता हूं कि डेमोग्राफी किस हद तक घुस गया है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां मूल रूप से जितने भी लोग घर बनाने वाले हैं, वो राजमिस्त्री से लेकर के ठेकेदार तक, एक एक रोहिंग्या मुसलमान है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भैरव जी मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा ना कि आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो पोस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा देंगे, एक यूनिटी बनाने के लिए ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा, वहां बातें होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कोई है जो झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों की समस्याओं के लिए खड़ा है। क्या भैरव सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अब आप डायरेक्ट संथाल परगना से आ गए रांची। लोकतंत्र है, सभी को इच्छा है जी, मेरी स्वयं की इच्छा है, क्या है ये मायने नहीं रखती है जी। लोग एक दो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बहुत सारे, कई एक हजार लोगों ने मुझसे यह विषय आकर के रखा मेरे सामने, और मैं उनकी जो उनका इच्छा है मैं उसका सम्मान करता हूं जी। और यह आने वाला समय बताएगा। मैं दिल्ली गया, बहुत सारे लोगों से मिला, संघ के बड़े अधिकारियों से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। मैं संघ का स्वयंसेवक शुरू से था, जब तक जीवित रहा हूं तब तक रहूंगा। तो मेरी वर्तमान इच्छा है कि जैसा जो है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का टीम जैसा तय करता है, मैं उसका नहीं, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा। मैं आपको जो लोग प्यार करते हैं वो सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रहे हैं, रांची मांगे भैरव सिंह, झारखंड मांगे भैरव सिंह। तुरंत बाद आपका दिल्ली जाना हुआ, उसके बाद मुझे लगता है दो तीन बार आप दिल्ली चले गए हैं, तो क्या हमें खुशखबरी मिल सकती है? मैं फिर से कहता हूं कि शीर्ष पे बैठे अधिकारी तय करेंगे, यहाँ की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम तय करेगी, और जो वो तय करेगी वो देश के हित में होगा। मैं उसका समर्थन करूंगा, सम्मान करूंगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी तक दो ही ऐसे कार्यकाल हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी
जो आपका रघुवर दास की सरकार थी। अभी हेमंत सोरेन को मैं पूरा कार्यकाल नहीं कहूंगा क्योंकि अंदर बाहर होना पूरा कार्यकाल में नहीं गिनता। आपको क्या लगता है ये जो 5 साल हुए, 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी, अभी चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं, चंपई सोरेन का उलटफेर हो जाना, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे जी 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो अगला बार वोट मांगने नहीं आएंगे जी। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे जी। व्यवसाय के लिए लोगों को व्यवस्थित करेंगे, गरीब आदिवासियों का सम्मान होगा, जिनका जल जंगल और जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, ये उनका वादा था। किया क्या उन्होंने? बिल्कुल। बालू चोरी करेंगे, खनन वाला जो अनेकों प्रकार का खनिज संपदा उसको चुरा करके जेल जाएंगे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं देंगे। अभी आपको क्या लगता है मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है महिलाओं को, आप एक बार दावे के साथ कह सकते हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद ये सम्मान योजना मिलते रहेगी पैसा? क्या ठीक है? जब नहीं देना पड़ेगा पैसा, लगभग 800 करोड़ रुपया उनको महीना, 800 करोड़ रुपया केवल महिला सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना में आपको देना होगा। और वो क्या करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पुनः उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के साथ पुनः अत्याचार करने लगेंगे और बंद कर देंगे सम्मान योजना देना और बोलेंगे केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। अभी जो पैसा दिए वो केंद्र सरकार दी है कि राज्य सरकार दी है? वो आपको यहां अभी क्लियर करे कि अभी जो आप 2 महीने से पैसा दे रहे हैं वो राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, और कोई हमारे साथ रहे नहीं रहे, मैं मैया सम्मान योजना जीवित रखूंगा, 5 लाख लोगों को इस बार मैं रोजगार दूंगा, फिर झूठ की सरकार बनने वाली है। केवल और केवल झूठ की राजनीति करना आता है, अन्यथा केवल और केवल ये शोषण करना जानते हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने खाली झारखंड का अगर क्राइम ग्राफ का आप बात करें, झारखंड का क्राइम ग्राफ कितने तेजी से 5 सालों में 4.5 सालों में बढ़ा, आपको पता है? अगर आप, मैं बता रहा हूं, आप जाकर के आरटीआई मार करके देख लीजिए, झारखंड में रजिस्टर्ड बलात्कार हर 2.5 घंटे के अंदर एक बलात्कार होता है। बिल्कुल सहमत। हर 2.5 घंटे के अंदर एक बलात्कार होता है, हर 3 घंटे के अंदर एक हत्या होती है, हर 3 घंटे के अंदर एक हत्या होती है, हर 3.5 घंटे के अंदर जो है डकैती होती है, और आधे घंटे के अंदर चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी होती है झारखंड में, और हर 4 घंटे के अंदर एक बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया जाता है जहां पर कोई बड़ा प्रतिष्ठान लूट लिया जाता है जी। और हर 5 घंटे के अंदर किसी न किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है जिसको थाने में रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता है। ये झारखंड सरकार ने, ये वर्तमान की हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों को दिया है। आपने एक प्रश्न उठाया था कि आपके क्षेत्र में काम करने वाले जो रोजगार लेने वाले लोग हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान लोग हैं। आप देखिए कि उनको बॉर्डर से घुसा रहे, कहे कि इनका तो वोट बैंक है, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी, वो जान रहे इनको झारखंड में रहना तो वोट हम ही को देंगे, इनका आधार कार्ड बना करके वो दे रहे हैं, इनका वोटर आईडी कार्ड बना करके वो दे रहे हैं, इनका खतियानी बना दे रहे हैं इन लोगों को, इनका राशन कार्ड बना करके यहाँ की वर्तमान सरकार दे रही। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, वो इन्हें इस देश से बाहर निकाल देगी। तो जो राष्ट्र के विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है वो पार्टी को वोट देंगे और उनका दामाद बनकर के यहां रहेंगे। और ऐसा करते हुए यहां की झारखंड सरकार ने यहां के लोकल और गरीब आदिवासी मूलवासी मजदूरों का अधिकार छीना है। क्यों? क्योंकि अगर 400 रुपया लेता है एक मजदूर, वो आदिवासी है, यहाँ का मूलवासी है, 400 रुपया में अगर करता है, 400 रुपया बहुत मुश्किल से दिन चलता है एक बड़ा परिवार आदिवासी समाज का। और अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं वो 250 रुपया मजदूरी करते हैं। किसका रोजगार छीना? आम आदमी आएगा वो 400 रुपया वाला लेके जाएगा कि 250 वाला को लेके जाएगा? 250 रुपया में, क्योंकि बांग्लादेश में उन्होंने अपना खाने का औकात, इसलिए नहीं आप भाग के आ रहे हैं, वो भिखमंगे लोग हैं, वो यहां पर आ रहे हो 250 रुपए में ले रहे हैं, तो 400 रुपया वाला आदमी तो बेरोजगार रह गया, उसको मजबूरी में अपना 300 करना पड़ा, तब वो 200 कर देंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो अपना सैलरी 200 कर देंगे। यहाँ का जो मिस्त्री है 550 रुपया यहाँ का मूलवासी आदमी लेता है, और बांग्लादेशी मिस्त्री आएगा वो 350 रुपया लेगा, तो किसको लेके जाएगा? तो रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। और जो स्वयं मेहनत करने वाले किसान दर्जा के लोग थे, जो रोपनी के समय में रोपा करते हैं, कटनी के समय में धान काटने जाते हैं, अन्य समय में यहां करके मजदूरी करते हैं, उनका तक रोजगार छीनने का काम ये वर्तमान झारखंड सरकार ने किया है। सत्ता पक्ष और विरोधी विचारधारा के लोग आप पर हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि केवल आप एक ही गुट को, एक ही समाज का समर्थन करते हैं। अगर भविष्य में आप राजनीति में कदम रखेंगे भैरव सिंह जी, तो मेरा आपसे सवाल है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जहां आपको समाज को लेकर के चलना होगा, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोग होंगे। ये सवाल लोग उठाते हैं आप पर कि आप एक विचारधारा के लोगों को ही समर्थन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या भविष्य में अगर आप राजनीति
मंच पर जाइएगा या राजनीति का रास्ता का चयन करिएगा तो आप समाज को लेकर के चलिएगा और समाज में सभी लोगों को लेकर चलिएगा। देखिए, मैं आपका बात का एकदम पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं एक विचारधारा वाले लोगों को लेकर चलता हूं, आजीवन एक विचारधारा वाले लोगों को लेकर के चलता रहूंगा, और वो विचारधारा राष्ट्रवाद है। बिल्कुल, जो राष्ट्रवाद के साथ है मैं उसका पूरी तरह समर्पण करता हूं, समर्थन करता हूं, उनके सामने अपने आप को नतमस्तक करता हूं। मैं इसी विचारधारा के साथ करूंगा। और जो राष्ट्र का विरोधी है मैं उसका जीवन भर विरोधी रहूंगा, और मरने के बाद अगर अगला जन्म भी लूंगा तो क्रांतिकारी की तरह अगले जन्म में भी आने वाले जितने जन्म मिलेंगे मैं इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। और आपने कहा कि समाज को, मुझे ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है जो यहां पर आकर के और जो है सर्तन से जुदा के नारा लगाते हैं, इस राष्ट्र के विरोध में बयान देते हैं, भारत माता को अपशब्द कहते हैं, वंदे मातरम गायन के समय में वह खड़ा होकर के उसको सम्मान नहीं देते। इसका मैं कट्टर विरोधी था, हूं और आजीवन रहूंगा। वक्फ बोर्ड, WAQF, ये सवाल कोई जवाब नहीं देता। भैरव सिंह जी, मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो किसी खास संप्रदाय के लिए बनाया गया, वो आकर के ये दावा कर दे कि ये जमीन हमारी है तो आपको देना पड़ेगा, ये किस माफिक है ये मुझे नहीं पता। अभी उसको अमेंडमेंट करने की बात चल रही थी पार्लियामेंट में, बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे थे, बड़ी संख्या में फैक्स कर रहे थे। क्या लगता है, अमेंड होना चाहिए या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड वाला जो मसला है पूरा भारत नहीं पूरा विश्व इससे बहुत अच्छा तरह से वाकिफ है जी। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जितनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में जितने स्क्वायर किलोमीटर आते हैं उससे अधिक जमीन भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की। जी बिल्कुल। पूरे विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाले हमारे देश के एक व्यवसायी है जिन्होंने लाखों लोगों को जो है क्या रोजगार दिया है, अंबानी जी। उनका बिल्डिंग है इंटेलिया। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये भी हमारा है, और जो है आए हमारे साथ भाड़ा तय कर ले। यहाँ पर पहले एक कोई उनका सामाजिक संस्थान हुआ करता था जी। और वक्फ बोर्ड का नियम ऐसा है कि अगर इस विषय को आप बोल दे कि आप जिस प्रतिष्ठान में बैठे हैं आपका जो ये ऑफिस है इसको वक्फ बोर्ड बोल दे कि मेरा है, तो आपको उनको थाना नहीं जाना पड़ेगा, उनको FIR करने नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उनका हो जाएगा। और हमें वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी जी, नॉर्मल कोर्ट में आप अस्तित्व नहीं, औकाते नहीं आपका। ये अब देखे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का काम किया है। यह विषय आज से नहीं, कई एक सालों से हमारी विचारधारा में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, अखिल भारतीय अधिकारीगण, उन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करना। लेकिन एक मैं बता रहा हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय कर लेते हैं तो लक्ष्मण कहता है, भगवान बोल रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि हे राम जी हम लोग यहीं क्यों नहीं रह जाते हैं? ये लंका सोने की लंका है, दुनिया के सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं, दुनिया के सबसे ज्यादा मनोहर दृश्य, दुनिया के सब तरह के फल फूल औषधि यहाँ पर उपलब्ध है, हम लोग यहीं काहे नहीं रह जाते हैं? राम जी क्या कहते हैं, अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका नहीं अच्छी लगती है, मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जो मातृभूमि है, मेरे लिए स्वर्ग से ही बढ़ के है। तो हमारे धर्म में हमारी मातृभूमि को क्या कहा गया है? धर्म से भी ऊपर बताया गया है, स्वर्ग से भी ऊपर बताया। और उनके जगह में क्या कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड में कि केवल और केवल उनका ही जो है विचारधारा सही है, उनका वक्फ बोर्ड का विचारधारा सही है, जो उनका किताब बोलता है वही, उनका आसमानी किताब बोलता है वही सही है, इसके अलावा दुनिया में सब चीज झूठ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संबित पात्रा जी विषय रख चुके हैं और नेशनल मीडिया के सामने, और अनेक सुधांशु त्रिवेदी जी को तो बोलेंगे, उनको तो अभी बोला जाता है कि वर्तमान के स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा जन्म, ऐसा भी बिल्कुल सही है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने, कपिल मिश्रा जी ने, बहुत सारे लोगों ने यह विषय रखा है, केवल मेरे अकेले की विचारधारा नहीं है। और जो कि सत्य है, वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से जो है खत्म कर देना चाहिए नियम को पूरी तरह से। जिसके भैया पास कागज है, कागज दिखाइए, आपका जमीन आप लीजिए, और देश का जमीन है, राष्ट्र का जमीन है, हमारे क्या बोलते हैं इसको, देश की संपत्ति वो देश के अंदर रहेगी। तमाम लोग RSS के ऊपर सवाल उठाते हैं कि RSS केवल एक समुदाय को, ऊंच नीच की बात को, तो मैंने उनको एक वीडियो के माध्यम से जवाब दिया था कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। आप युवाओं को ये संदेश दीजिए कि RSS क्या सिखाता है, RSS का मूल रूप क्या है, RSS समाज में किस प्रकार से योगदान देता है, और RSS में कोई जाति नहीं मानी जाती। ये आप कृपया करके लोगों में जो भ्रम है, जो मिथ्या है, उसे क्लियर। एक मैं बहुत इसका सटीक उदाहरण देता हूं।
आप देखिए, अगर आरएसएस कोई पर्टिकुलर जाति पाति तो है ही नहीं, आरएसएस कोई धर्म विशेष को भी नहीं मानता जी। आरएसएस केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय विचारधारा को मानता है। हमारे जितना हम सम्मान अपने देश में और अपने क्रांतिकारियों का करते हैं, अपने पूर्वजों का करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी करते हैं जी। साउथ में जाइएगा तो कई एक मंदिरों के बाहर उनकी मूर्तियां मिलेगी। आप सोचिए, बिल्कुल वो मुसलमान थे लेकिन मंदिरों के बाहर में उनकी मूर्तियां मिलेंगी और आज भी उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो है, जो इस राष्ट्र को मां मानते हैं, जो वंदे मातरम का विरोध नहीं करते हैं, जो जन गण मन का सम्मान करते हैं, जो तिरंगे के सामने सर नवाते हैं, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करते हैं, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है। दूसरा कि दो तरह के अब राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं तिरंगे को तो सम्मान दूंगा लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। काहे? तो जन गण मन नहीं गाऊंगा। काहे नहीं गाएंगे भैया? तो नहीं, हमारे में लिखा हुआ है कि केवल खुदा के सामने झुकते हैं। और हम भैया, हम तो बोल रहे हैं हमारे खुदा भी जिसके सामने झुकते हैं, हमारे राम कृष्ण सभी देवता जिसके सामने झुकते हैं जी, उनके सामने आपको झुकने बोल रहे हैं, अपनी मातृभूमि के सामने। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि धर्म या देश, तो उन्होंने कहा था देश सर्वोपरि है, क्योंकि उसी देश में हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग विचारधारा है, हम जन गण मन नहीं गाएंगे, कौन मुझे रोकेगा, मेरा देश प्रेम का अलग तरीका है। उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? एक मैं उदाहरण देता हूँ बहुत सुंदर सा, कि जापान की एक बहुत प्रख्यात कहानी है। वहां पर बौद्ध धर्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं, बौद्धिस्ट लोग। तो जाकर के उन्होंने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं? बोले गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। तो बोले अगर गौतम बुद्ध आपके देश पे आक्रमण कर देंगे तो आप क्या करेंगे? बोले पूरे शक्ति के साथ उनसे युद्ध करेंगे। अच्छा। मेरी मातृभूमि मेरे लिए सर्वोपरि है। आप समझ रहे हैं कि स्वयं के ईश्वर से भी युद्ध करने की घोषणा कर देना कि मेरी मातृभूमि पर अगर आक्रमण करेगा तो मैं पूरी शक्ति के साथ उनका भी सामना करूंगा। ये किसने सिखाया है? तो ये हमारे धर्म ने सिखाया है। इसलिए धरती धार्यति व लोकम इति धर्म धार्यति यह स धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और सबसे पहले व्यक्ति अगर किसी को, मनुष्य और हर जीव अगर किसी को धारण करता है तो इस मातृभूमि को धारण करता है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल इससे थोड़ा हटके है। हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद लगातार आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना बढ़ी है। आपने इसका जिक्र पहले ही कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल पूछ लेता हूं कि एक मामला में आप हेमंत सोरेन को सड़क जाम करके घिरने का आरोप आप पर लगा, जिसके चलते आप जेल गए। पहले तो आप हमको आरोपी सिद्ध मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं बता रहा हूं, आंदोलन हो रहा था जी। मैं पुनः इस बात को क्लियर कर देता हूं, आंदोलन हो रहा था जी। आंदोलन किस लिए हो रहा था? कि जो लगातार जो बलात्कार हो रहे थे, हमारे बहनों को दुष्कर्म हो रहे थे और जो है अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे। मुझे गर्व है कि मैं इस विषय को लेकर के मैं जेल गया। मेरे साथ 6 महिलाएं, 42 युवा, 9 नाबालिग बच्चे जेल गए और हम लोगों को भले जेल रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद कानून को मजबूरन टाइट होना पड़ा और कई एक अपराधियों से पकड़ा करके आए और किसी महिला को और आंख उठाने की चेष्टा करने वाले लोग डर रहे थे। बहुत दिन तक यह डर कायम रहा, लेकिन जब हम लोग कुछ समय बीत गया और ये सरकार, मैं फिर से बोल रहा हूं, झारखंड सरकार, आप देखिए कि अभी राजस्थान में और जो है पुलिस रेड मारती है और झारखंड के एक नामी डॉक्टर इश्तियाक मेडिका के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर इश्तियाक। उनका संबंध किससे पाया गया? आईएसआईएस और अलकायदा से पाया गया। कहां के रहने वाले? झारखंड के रहने वाले। लोहरदगा में 2020 में जो दंगा होता है और वहां के डीएसपी साहब जो पुलिस मुख्यालय को और मुख्यमंत्री आवास में जो सारा डिटेल और जो है सबमिट करते हैं पुलिस को, दूसरे दिन उनको हटा दिया जाता। क्या बताया था उन्होंने? कि लोहरदगा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिनका डायरेक्ट संबंध अलकायदा से है। मंजर इमाम कहां से पकड़ा जाता है? तो झारखंड रांची से पकड़ा जाता है। इरम लॉज हिंदपीढ़ी मेरे घर से 200 मीटर दूर से आज से 4 साल पहले 3 आतंकवादी पकड़ गए जाते हैं, 4 जिंदा बम के साथ। एनआईए की टीम आकर के उनको पकड़ती है। कुड़ू में भी थे, हिंदपीढ़ी से, कुड़ू, लोहरदगा, जामताड़ा, सब क्षेत्र से। हाईकोर्ट के पीछे से मंजर इमाम का लोग पकड़े जाते हैं। आतंकवादियों का गढ़ कहां है? झारखंड। आज तक आपने नहीं सुना होगा झारखंड में कहीं बम फूटा। क्यों? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आतंकवादी यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने घर में बम क्यों फोड़ेंगे? यहाँ योजना बनाने का केंद्र है और वो जानते हैं कि यहाँ की सरकार उनको संरक्षण देगी, उनको बचाने का काम करेगी। इसलिए सबसे सुरक्षित अगर आतंकवादी अपने आप को मानते हैं तो झारखंड में मानते हैं। इसी विषय का विरोध करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, कर रहे हैं और आने वाले जीवन में भी करते रहेंगे। एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे भैरव सिंह जी, कि आप समाज में इतना एक्टिव हैं, लोगों के पास जाते हैं,
कई कई धमकियां आती होंगी आपको, कई सारे लोग आपको थ्रेटन करते हैं, मैसेजेस देते हैं। आपका तो मैं समझता हूं कि आपने अपने आप को समाज के लिए सौंप दिया है, लेकिन परिवार का क्या माहौल रहता है, घर में क्या माहौल होता है, घर के लोग क्या बोलते हैं आपको, या किस तरीके का संदेश घर से आपको मिलता है, बस ये जानना चाहता हूं मैं। ये थोड़ा निजी सवाल है, माफ करिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं जी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जिस प्रकार कहा था कि जाओ लाखों के भीड़ में जा करके और लड़ो, और वीर गति को भले प्राप्त होना लेकिन पीठ दिखा करके मत आना। और उनके और दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है, बोला धर्म परिवर्तन करो अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो बोलते हैं, खुले मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं सभी गैर हिंदुओं के सामने कि रखो ईटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती श्वास बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। तो इस विचारधारा को लेकर मैं चलता हूं। मेरे घर में एक बार नहीं कई एक बार हमले हो चुके हैं। परिवार रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, यह राष्ट्र रहना चाहिए, यह धर्म जीवित रहना चाहिए, हमारा झारखंड सुरक्षित रहना चाहिए। मैं अपना परिवार पूरे झारखंड को मानता हूं और हर उस हिंदू को मानता हूं और हर उस व्यक्ति को मानता हूं जो इस देश और धर्म के सामने अपना सर झुकाता है। मेरा परिवार इतना छोटा सा नहीं है, मेरे परिवार में करोड़ों लोग आते हैं। तो मैं अपना परिवार के कुछ हिस्सा का भले ही बलिदान करना पड़े, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो संकल्प मैंने लिया है आजीवन, उस संकल्प पे चलूंगा। मेरे घर में मैं एक बार नहीं, आप जाकर के पता कर लिए, 10 बार, 10-12 सालों में 10 से अधिक बार मेरे घर में गोलियां चली है, बम चली है। नेशनल न्यूज में इसको दिखाया है और मेरे घर में बहुत भारी मात्रा में सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन पुनः जो ये आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा कराया गया इंटरव्यू होता है, इसमें जो विषय निकल के आते हैं, तो वर्तमान सरकार के द्वारा वो सुरक्षा भी हटा लिया गया। लेकिन मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि, परिवार सेकेंडरी है। क्या बात है। इसी तरीके की विचारधारा अगर हमारे झारखंड के युवाओं में आ जाए तो मतलब मैं कह सकता हूं कि समाज परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम में कुछ शब्द कह दीजिए युवाओं को, जो लोग आपको सुनते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, झारखंड कैसे सुरक्षित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, बस अंतिम बार। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, जय झारखंड। मैं युवाओं में क्या होना चाहिए, अपनी बहुत पहले लिखी हुई कविता के माध्यम से आपको अपने विचार रखना चाहूंगा। निज जीवन रूपी दीप लिए, निज जीवन रूपी दीप लिए अंधेरे को हम चीर चले, कंटक पथ पर चलते चलते अपने मन में हम धीर धरे, निज राष्ट्र बचाने के कारण खुद को ही कर बलिदान चले, है निज तेज बढ़ा निज रक्त बहा, है गर्व हमें हम भारत हैं। जय श्री राम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि कुछ विषयों पर हमने इनसे चर्चा की, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की दिक्कत है झारखंड में, चाहे वो डेमोग्राफिकल चेंज हो, वक्फ बोर्ड हो, जात पात में नहीं बटना है, सरकार से सवाल करना है, डरना नहीं है, सोच समझ कर सरकार चुनना है, अपना भविष्य चुनना है। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, जय झारखंड, जय झारखंड।